श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या प्राचीन काल में मनुष्य उड़ सकते थे। प्राचीन काल में सेंस में सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, हर युग की मैं बात कर रहा हूँ। तो पक्षियों को आसमान में स्वच्छंद उड़ते देखकर सदियों से मनुष्य के मन में आसपास उड़ने की और आसमान छूने की तमन्ना 100% रही है। इवन आज कलयुग में आप पकड़े तो 1903 में राइट बंधुओं ने किटी हॉक बनाकर इस सपने को सच कर दिखाया। पर सवाल यह है कि क्या इससे पहले भी मनुष्य ने आसमान में उड़ने की कोई सफल कोशिश की। अभी आप हम रामायण एपिसोड पे आते हैं तो युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत से अयोध्या तक की दूरी पुष्पक विमान से हवाई मार्ग में तय की। 1780 में दो फ्रेंच नागरिकों ने पेरिस में हवा के हल्के गुब्बारे में हवा से कुछ दूर तक उड़ान भरी थी। पर अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई सभ्यताओं ने इसके कहीं पहले उड़ने की तकनीक विकसित कर ली थी। वर्षों की खोज के बाद मिले पुरातात्विक सबूत भी इस ओर इशारा करते हैं। प्राचीन युग में भी बेबीलोन, मिस्र तथा चीनी सभ्यता में उड़न खटोले और उड़न वाले यांत्रिक उपकरणों की कहानियां प्रचलित हैं। भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ में कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिसमें ऋषि मुनि, मनीषियों तथा देव पुरुष सशरीर अथवा किसी यांत्रिक उपकरण के माध्यम से उड़कर अपनी यात्रा पूरी करते थे। राम रावण का जब युद्ध था तो वहां पर मेघनाथ द्वारा उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है। पुष्पक का उल्लेख मिलता ही है। पुष्पक विमान जो था वो रावण ने अपने भाई कुबेर से छीन लिया था, बलपूर्वक हासिल किया था। सबसे महत्वपूर्ण है 4वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र, जिसमें एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार बताए गए थे। ओधा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। प्रकोष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिसे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। फिर 1898 मतलब 1898 में मिस्र के सक्कारा में एक मकबरे से 6 इंच लंबा लकड़ी का बना ग्लाइडर जैसा दिखने वाला एक मॉडल मिला जो संभवतः 200 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। कई सालों बाद मिस्र के वैमानिक विशेषज्ञ डॉक्टर खलीली मसीला ने इसका अध्ययन करके बताया कि इसकी बनावट पूरी तरह आजकल के विमानों की तरह है। यहाँ तक कि इसकी टेल भी उतने ही कोण पर बनी हुई है जिस पर वर्तमान ग्लाइडर बहुत कम ऊर्जा में उड़ सकता है। हालांकि अभी तक मिस्र के किसी भी मकबरे या पिरामिड से किसी विमान के कोई अवशेष या ढांचा नहीं मिला है, पर एबिडोस के मंदिर पर उत्कीर्ण चित्रों में आजकल के विमानों से मिलती जुलती आकृतियां उकेरी हुई मिली है। इसके खोजकर्ता डॉक्टर रूथ होवर का कहना है कि पूरे मंदिर में ऐसी कई आकृतियां देखने को मिलती है जिसमें विमानों तथा हवा में उड़ने वाले उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ तो आधुनिक हेलीकॉप्टर और जेट से मिलते जुलते हैं। इसी तरह सदियों तक पेरू के धुंधभरे पहाड़ों में छिपी इंका सभ्यता के नाज़का रेखाएं तथा आकृतियां आज भी अंतरिक्ष में देखी जा सकती हैं। लैटिन अमेरिकी भूमि के समतल और रेतीली पठार पर बनी मीलों लंबी ये रेखाएं ज्यामिति का एक अनुपम उदाहरण है। यहाँ बनी जंतुओं को 18 विशाल आकृतियां भी इतनी कुशलता से बनाई गई है कि लगता है मानो किसी विशाल से ब्रश के जरिए अंतरिक्ष में उकेरी गई है। आज भी इंका सभ्यता के खंडहरों और पिरामिडों की भित्ति चित्रों में मनुष्य के पंख दर्शाए गए हैं तथा उड़न तस्त्रियां और अंतरिक्ष यात्रियां सरीखी पोशाकों में लोगों के चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका से मिले पुरातात्विक अवशेषों में धातु की बनी आकृतियां बिल्कुल आधुनिक विमानों से मिलती है। इन सभी उल्लेखों में मनुष्य द्वारा आकाश में उड़ने की बात इतनी बार बताई गई है जिससे विश्वास होता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थी जिनकी सहायता से वे आसानी से उड़ सकती थी। पुराणों, अभिलेखों, भित्ति चित्रों,
प्राचीन वस्तुओं तथा प्राचीन लेखों को इतिहास जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमाणिक जरिया माना जाता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि प्राचीन काल में किसी सभ्यता के पास उड़ने की तकनीक रही हो और कालांतर में कहीं लुप्त हो गई हो? तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।